आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीताराम गोयल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब भारत की राजनीतिक शब्दावली का विपर्यास पर आधारित है। चलिए इसके मुख्य विचार को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 से और केंद्र में हैं भारत के एक बहुत ही सम्मानित नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। हुआ ये कि जेपी को एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के कैंप में आने का न्योता मिला और उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही तीव्र था। इस एक घटना ने एक बहुत गहरी खाई को सामने ला दिया। अब लेखक सीताराम गोयल का तर्क ये है कि ये कोई मामूली मतभेद नहीं था, बल्कि एक ऐसी खाई थी जिसे सोच समझकर राजनीतिक भाषा की ताकत से बनाया गया था। तो गोयल अपनी जांच की शुरुआत एक बहुत बड़े दावे से करते हैं। उनका कहना है कि भारत की राजनीति में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें उनके असली मतलब से पूरी तरह तोड़ मरोड़ दिया गया है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अच्छा उदाहरण है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और कम्युनल यानी सांप्रदायिक शब्द। गोयल का तर्क है कि भारत में इन शब्दों के ऐसे मतलब बना दिए गए हैं जिनका डिक्शनरी वाले अर्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। और ये पैटर्न सिर्फ यहीं नहीं रुकता। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील और रिएक्शनरी यानी प्रतिक्रियावादी जैसे शब्दों के साथ भी यही हुआ है। गोयल के मुताबिक ये शब्द अब किसी सोच को समझाने के लिए नहीं, बल्कि बस किसी की तारीफ करने या किसी पर कीचड़ उछालने वाले लेबल बनकर रह गए हैं। यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जैसे आर्थिक शब्दों को भी उल्टा पुल्टा कर दिया गया है ताकि एक वैचारिक भ्रम पैदा किया जा सके। तो एक पैटर्न तो साफ नजर आ रहा है, एक ऐसी भाषा जो जानबूझकर मतलब को बिगाड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन शब्दों का मतलब डिक्शनरी से नहीं आता तो फिर ये राजनीतिक भाषा आई कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? किताब के मुताबिक इस भाषा का जन्म भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि ये एक बाहर से आई हुई विचारधारा है जिसे बड़ी चालाकी से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में घुसा दिया गया। गोयल इसके लिए एक पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन सामने रखते हैं। वो तर्क देते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रवाद की जो अपनी भाषा थी उसे धीरे धीरे एक विदेशी भाषा ने खत्म कर दिया। देखिए 1885 से लेकर 1936 तक ये बदलाव कैसे आया। और अब आते हैं किताब के सबसे विवादास्पद, सबसे चौंकाने वाले तर्क पर। वो ये है कि ये जो वामपंथी भाषा है इसकी खासियतें इतिहास में देखी गई दूसरी साम्राज्यवादी भाषाओं से हूबहू मिलती हैं। गोयल एक कॉमन पैटर्न की बात करते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो दूसरों पर हावी होने के लिए बनाया जाता है। उनका दावा है कि ये ढांचा अलग अलग साम्राज्यवादी विचारधाराओं में एक जैसा ही है। जैसे ये सब एक ही परम सत्य का दावा करते हैं, इंसानियत को हम और वो में बांटते हैं और पूरी दुनिया पर जीत का वादा करते हैं। लेखक इस फ्रेमवर्क को सबसे पहले इस्लामिक साम्राज्यवाद की भाषा पर लागू करके दिखाते हैं। उनके अनुसार इस विचारधारा ने दुनिया को मोमिन और काफिर में बांट दिया और ये दावा किया कि उसे पूरी दुनिया पर राज करने का एक डिवाइन हक है। फिर वो ईसाई साम्राज्यवाद की भाषा से इसकी तुलना करते हैं। इस विचारधारा ने भी दुनिया को दो हिस्सों में देखा, एक तरफ ईसाई जिनकी मुक्ति होगी और दूसरी तरफ हीदन्स या मूर्ति पूजक जिन्हें या तो बदलना होगा या खत्म करना होगा। और आखिर में गोयल का तर्क है कि कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद की भाषा भी बिल्कुल इसी मॉडल में फिट बैठती है। ये विचारधारा भी दुनिया को सर्वहारा क्रांति और पूंजीवादी प्रतिक्रिया के बीच एक आखिरी जंग के तौर पर देखती है, जिसमें जीत सिर्फ एक ही तरफ की होनी है। तो ठीक है, समस्या की पहचान हो गई, उसकी जड़ें भी समझ आ गईं, लेकिन इसका हल क्या है? अब किताब एक समाधान की तरफ बढ़ती है और राष्ट्र के बारे में बात करने का एक बिल्कुल अलग तरीका सुझाती है। गोयल का समाधान है अपनी जड़ों की ओर लौटना, एक ऐसी भाषा की ओर जिसे वो भारतीय राष्ट्रवाद की सच्ची भाषा कहते हैं, एक ऐसी भाषा जिसकी बुनियाद सनातन धर्म की अवधारणाओं पर टिकी है। लेकिन यहाँ वो सनातन धर्म को किसी बंद मजहब या पंथ की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी है जो खुद को खोजने और इस ब्रह्मांड के साथ एक होने पर आधारित है। गोयल के मुताबिक अगर इस भाषा को अपनाया जाए तो भारत के लिए इसके बहुत गहरे मायने होंगे, जैसे एक अविभाज्य भारतवर्ष का विचार, ऐसे बंद पंथों को नकारना जो धर्म का मुखौटा पहने हैं, आर्थिक स्वायत्ता यानी स्वदेशी और अपनी राष्ट्रीय विरासत को बचाने के लिए एक मजबूत केंद्र।
तो लेखक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी राष्ट्र को मजबूत बनना है तो उसकी राजनीतिक भाषा उसकी अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की असली आवाज होनी चाहिए। और अंत में ये विश्लेषण हमें किताब के आखिरी फ्रेम पर लाता है, देव असुर संग्राम। ये लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसान के अपने स्वभाव के अंदर प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच चलने वाला एक शाश्वत वैचारिक संघर्ष है, जो असल में मानवता को परिभाषित करता है।